Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to start with the current affairs marathon and we are going to cover the current affairs of February month of 2020. तो आज की क्लास में हम फेब 2020 के सारे करंट अफेयर्स कवर करने जा रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस. जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है ना वो आज की क्लास में हम कवर करेंगे फ्रॉम द मंथ ऑफ फेब्रुअरी 2020. ओके एंड इफ कोई करंट अफेयर्स छूट जाता है तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस टुडे वी आर गोइंग टू कवर देम. सो इन टोटल टुडे वी आर गोइंग टू कवर 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. आज की क्लास में हम 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट एनी डिले. क्लास शुरू करते हैं किसी डिले के बिना. बिफोर दैट हिज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. आप सभी के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स 2020 मंथ वाइज करंट अफेयर्स मैराथन क्लासेस दैट इज बीइंग कंडक्टेड टुडे ऑन 24th November ऑन अनअकैडमी. तो अनअकैडमी पे फ्री करंट अफेयर्स की 2020 मंथ वाइज मैराथन चल रही है. सो द जनवरी 2020 करंट अफेयर्स हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड फ्रॉम 12 to 1 p.m. नाउ फ्रॉम 1 p.m. to 2 p.m. आई विल बी टेकिंग द फेब्रुअरी मंथ 2020 करंट अफेयर्स. ऐसे ही रात को 12 बजे तक आपकी क्लासेस, रात को 10 बजे तक आपकी क्लासेस चलेंगी. ठीक है, जिसके अंदर मंथ वाइज जनवरी से लेकर अभी तक के सारे करंट अफेयर्स कवर किए जाएंगे. सो अनअकैडमी टॉप एजुकेटर्स are covering all the important current affairs from Jan 2020 till October 2020 in these free live classes. You can also download the class PDFs for free, or the link is given below in the description box to enroll in these classes. So over here you can see current affairs of Jan 2020 Ayush sir is covering at 12 a.m. Then current affairs of Feb 2020 I am covering from 1 p.m. Then current affairs of March 2020 Venkatesh Chaturvedi sir will be covering from 2 p.m. to 3 p.m. Dipanshu Singh sir will be taking the current affairs from the month of April at 3 p.m. Then current affairs of the month of May, Ajay Kumar sir will be taking at 4 p.m. Anvit sir is taking current affairs for the month of June. Then आप देख सकते हो these are the educators who are taking the current affairs of July, August, September and October 2020 and the classes will be carried on till 10 p.m. आज रात को 10 बजे तक क्लासेस चलती रहेंगी. These will be free classes. These are the marathon sessions that Unacademy has launched. The link is given below in the description box. You can easily click on the link which is given below in the description box. Download your Unacademy learning app. Then click on the link and watch these sessions. Unacademy का learning app download करके इस जो लिंक दिया हुआ है वीडियो के नीचे उस पर क्लिक करेंगे तो फ्री में आप ये सेशंस देख सकते हैं. सो डू नॉट मिस दीज सेशंस. दीज आर वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू इन योर UPSC CSE 2021 preparation. Let's start today's class then. We are going to start the February 2020 current affairs for UPSC CSE 2021-22 examination. As you all know that last 1.5 to 2 years current affairs you have to prepare very seriously. जो आपके एग्जाम डेट से लास्ट 1.5-2 साल के करंट अफेयर्स होते हैं ना वो आपको बहुत सीरियसली प्रिपेयर करने होते हैं. सो दिस क्लास विल बी अ बाइलिंगुअल क्लास. दैट मीन्स आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी. फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन द फैक्ट्स इन इंग्लिश ओनली, देन आई विल ट्रांसलेट द सेम बैक इनटू हिंदी. ठीक है, सो आई गेस ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल इन द क्लास. आप सभी लोग कंफर्टेबल हो क्लास में. ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सेशन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वी आर गोइंग टू कवर ऑफ द फेब्रुअरी मंथ. ओके, फेब मंथ का जो सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे ना हम उसको कवर करेंगे. सो एज यू कैन सी दिस विल बी द इंडेक्स ऑफ द क्लास. ये क्लास का इंडेक्स रहेगा. प्लीज मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग शॉर्ट नोट्स इन द क्लास इटसेल्फ. ये सुनिश्चित आपको करना है कि आप शॉर्ट नोट्स क्लास में साइड बाय साइड बनाते चले जा रहे हो. ठीक है, सो voting rights of prisoners, delimitation commission, judges recusal, pesticide management bill 2020, soil health card scheme, santusht portal, then pradhan mantri matru vandana yojana, awards, then eco survey. In short we'll look into this because इसके लिए separate class बनानी पड़ेगी for studying the budget and economic survey ना. I have to make a separate class, so I will make a separate class on the same. Okay, don't worry about it, on the same platform. Now 15th Finance Commission's interim report we'll study, NRIs to pay tax. All of these 18 topics we are going to cover today. तो आज की क्लास में ना हम ये सारी 18 टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे. These are the most important topics that we are going to cover from the month of Feb 2020. Okay, so are you all
able to see me and the audio video is clear? Please let me know in the comment section. Comment section में जरूर बताइएगा कि आप मुझे देख पा रहे हो, वीडियो क्लियर है आपको, सब पढ़ पा रहे हो या नहीं, ठीक है? So the first important news that we are going to cover is from the category of polity and governance, which falls under the paper GS paper 2 in mains. So polity and governance, it's a part of prelims also, it's a part of mains also. Okay, so the first very important news that we are going to study today is the voting rights of the prisoners. Who are the prisoners? जो कि जेल में कैदी होते हैं उन्हें हम prisoners बोलते हैं. So voting rights of prisoners. Delhi High Court rejected a petition seeking voting rights for prisoners. So a petition was filed in the month of Feb in the Delhi High Court, which was asking for the voting rights to be granted to the prisoners. उस petition में ये specifically mentioned था कि सभी कैदियों को voting rights मिलने चाहिए. But Delhi High Court in the month of Feb rejected this petition. इस petition को reject कर दिया गया. The right to cast vote. Now they can ask you question in prelims from this topic. इस topic से easily question बन सकता है prelims में statement wise question. Statement wise means they can write consider the following statements. Okay, consider the following statements and they will give you two statements. दो statements देंगे. Then which one of the above is or are correct. ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपसे पूछेंगे. फिर आपको चार ऑप्शंस दे देंगे. देन दे विल गिव यू फोर ऑप्शंस. ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नन ऑफ द अबव. ये आपके चार ऑप्शन हो जाएंगे एंड दे कैन गिव यू दीज टू स्टेटमेंट्स. नाउ दे कैन गिव यू दीज टू स्टेटमेंट्स डायरेक्टली ऑल्सो एंड दे कैन ट्विस्ट इट ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, राइट टू कास्ट वोट इज नीदर अ फंडामेंटल राइट नॉर अ कॉमन लॉ राइट. Okay, but they can write in the examination paper that right to cast vote is a fundamental right and also a common law right which is not provided by statute. तो वो इसको उल्टा भी लिख सकते हैं. They can write the opposite of this statement also. Okay, so that is why when we study the current affairs, we have to be very careful in each and every statement, analyzing each and every statement because they can twist the statements to confuse you. ओके, तो पहला जो पॉइंट है इस न्यूज के अंदर वो ये है कि जो आप फंडामेंटल आप जो वोट कास्ट करते हो ना अपना, तो वो फंडामेंटल राइट नहीं है, ना ही एक कॉमन लॉ राइट है, बट ये आपको एक स्टैचू के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है. एंड किस स्टैचू के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट. So there is this representation of people act which provides you the right to cast your vote. आपका वोट देने का जो राइट है वो हम representation of people's act से हमें मिलता है. It's not a fundamental right, not a common law right. ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई. दिस इज द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटी दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ. अब देखो, इन 2020 ऑल्सो, इन 2019 ऑल्सो वी हैव सीन दैट यूपीएससी इज फ्रेमिंग क्वेश्चंस फ्रॉम इलेक्शंस. ये टॉपिक्स है यूपीएससी के. फ्रॉम प्रीएम्बल से तो काफी क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले 4 साल से. फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, फ्रॉम फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपीज. दीज आर द main core topics wherein 2 questions from each topic they are asking every year. 2 question हर इन चारों टॉपिक से वो लोग हर साल पूछ रहे हैं. That is why when you prepare these topics, revise them thrice. जब भी आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करते हो कम से कम 3 बार रिवाइज करना. ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इज राइट टू कास्ट वोट. इट इज नीदर अ फंडामेंटल राइट नॉर अ कॉमन लॉ राइट, बट वी गेट दिस राइट फ्रॉम अ स्टैचू कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट. Okay, and there are certain restrictions which are imposed by the law on this right also. इस right पर भी कुछ restrictions है जो लगाए जाते हैं. It does not allow prisoners to cast vote from jails. तो इस restrictions, क्या restrictions है? What are the restrictions which are imposed? That the prisoners are not allowed to cast their votes from jails. जेल में रहकर prisoners अपने वोट को cast नहीं कर सकते, नहीं दे सकते. इतनी बात सबको क्लियर हो गई. एक आइडियल स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि फिर कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं दे सकता. The ideal question that can arise in your mind is that who can vote and who cannot vote. Okay, in that case we should know that. So there is a separate section for that in the Representation of People Act 1951 which explains who can vote and who cannot vote. तो एक separate section है Representation of People Act में, that is section 62 subsection 5. Now underline this section, please note it down. इसको फटाफट से नोट कर लीजिए. This section is very important. Okay, and it is under the RP Act of 1951. So the section says, ये जो section है ना particular, ये बोलता है that individuals in lawful custody
लॉफुल कस्टडी, यानी कि लॉफुली उनको अरेस्ट किया गया है. इंडिविजुअल्स इन द लॉफुल कस्टडी ऑफ द पुलिस and those who are serving a sentence of imprisonment after conviction, that is after it has been proved that they have committed a certain crime, they cannot vote. तो वो इंडिविजुअल्स जो कि अभी कस्टडी में है, केस चल रहा है, अभी कुछ साबित नहीं हुआ बट लॉफुली वो पुलिस की कस्टडी में है, और वो इंडिविजुअल्स जो कि इम्प्रिजेंट हो चुके हैं, सजा भुगत रहे हैं, ठीक है, उनका कन्विक्शन हो चुका है, पता चल गया है कि उन्होंने ही गलती की थी, उनको सजा भी भुगत रहे हैं अपनी जेल में, ये दो टाइप के इंडिविजुअल वोट नहीं कर सकते. ठीक है. So these two category of people, one who is in lawful custody of a police, and second, the second type of person who is currently facing the imprisonment, he has been convicted of the crime, these two people they cannot vote. इतनी बात सबको समझ आ गई? ये लाइन आपको दिख रही है ना ऊपर, अच्छे से समझ आ गई है ये लाइन. Now next is under trial prisoners are also excluded from participating in elections. However, this line has been criticized by many activists. काफी ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो बोल रहे हैं कि जब तक गुनाह कब पूरा ट्रू नहीं निकल कर आया है या साबित नहीं हुआ है तो उनको राइट होना चाहिए, वो अभी प्रिजनर्स नहीं है, उनको वोट करने का राइट होना चाहिए. ओके. So over here you can see, इधर आप देख सकते हो that under trial prisoners, it is written in this section, under trial prisoners are excluded from participating in elections even if their names are on electoral voting list. भले ही उनका जो नाम है अभी इलेक्टोरल रोल्स पे है, ठीक है, बट वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, इसीलिए इस टैग की वजह से वो वोट नहीं कर सकते. इतनी बात सबको समझ आ गई? प्लीज लेट मी नो इफ दिस मच इज क्लियर. इतना क्लियर है सभी को? Okay, so only those under preventive detention can cast their votes. Now what is preventive detention? Preventive detention is the situation wherein if the government thinks that this kind of person can create a chaos in the law and order, can disturb a law and order situation, right? So on the basis of that suspicion we can home arrest the person, यानी कि हम उसे घर में ही बंद करके रख देंगे, बाहर पुलिस तैनात हो जाएगी, तो उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं. ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? तो वो लोग जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में है वो लोग वोट कर सकते हैं पोस्टल बैलेट के थ्रू. ठीक है, अपना वोट लिखकर पोस्ट कर सकते हैं पोस्टल बैलेट के थ्रू, दे कैन वोट. बट द पीपल हु आर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, दैट मीन्स राइट नाउ द केस इज गोइंग ऑन देयर नेम, द पीपल हु आर गोइंग ऑन दे आर अंडरटेकिंग देयर इम्प्रिजनमेंट इन जेल, द पीपल हु आर इन लॉफुल कस्टडी ऑफ द पुलिस, दीज 3 कैटेगरी ऑफ पीपल कैन नॉट वोट. इतनी बात समझ आ गई सबको? Now the next question is that why under trials should be given voting rights. I told you that this line has been it has been criticized. ये जो लाइन है ना, ये क्रिटिसाइज की गई है काफी कि अंडर ट्रायल्स को तो वोटिंग राइट मिलनी चाहिए. दिस लाइन हैज बीन क्रिटिसाइज्ड अ लॉट दैट अंडर ट्रायल्स शुड बी गिवन द वोटिंग राइट्स. बट द क्वेश्चन कम्स, व्हाई अंडर ट्रायल्स शुड बी गिवन वोटिंग राइट्स? व्हाट आर द रीजन ऑन व्हिच द एक्टिविस्ट आर क्रिटिसाइजिंग दिस लाइन? क्या ऐसा क्या रीजन है कि एक्टिविस्ट क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस लाइन को? सो द रीजन दैट दे गिव इज दैट प्रेजेंट वोटिंग बैन इज क्रिटिसाइज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट मेक्स नो ऑफेंस बेस्ड और सेंटेंस बेस्ड क्लासिफिकेशन. यानी कि प्रिजनर्स जो हैं, चलो आप उनको वोटिंग से आप डिबार कर रहे हो, आप मना कर रहे हो कि यू कैन नॉट वोट, द प्रिजनर्स कैन नॉट वोट, बट द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस दैट दे हैव कमिटेड दैट इज नॉट अंडर सीन, दैट इज नॉट वेड. यानी कि मान लो एक इंसान झूठे इल्जाम में भी अगर फंस चुका है ना, तो भी क्योंकि वो जेल में है, लॉफुल कस्टडी में है या इम्प्रिजेंट हो रखा है, उसको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा. या वो इंसान जिसने छोटी मोटी चोरी के केस में फंसा हुआ है, उसको भी वोटिंग राइट नहीं मिलेगा. तो जिस इंसान ने मर्डर किया है और जिस इंसान ने चोरी की है, दोनों को इक्वल ही प्लेटफॉर्म पे देखा जा रहा है. सो पर्सन हु हैज कमिटेड मर्डर एंड दैट इज व्हाई इज अंडरगोइंग इम्प्रिजनमेंट, एंड द पर्सन हु हैज स्टोलन समथिंग एंड दैट इज व्हाई ही इज बिहाइंड द बार्स. Both the persons are seen equally by the section 62 subsection 5. That is why both the people are not allowed to vote. So this was being criticized, that there is a big difference between a person who has committed murder and the person who has committed some stealing, had stolen something. There is a big difference, but that difference is underlooked by section 62 subsection 5. So that is why it has been criticized. इसलिए कहा जाता है कि ये जो अंडर ट्रायल्स हैं या अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं या फिर वो लोग जो लॉफुल कस्टडी में हैं, उनको वोटिंग राइट मिलना चाहिए. Secondly, the people, the activists are also saying that person
what if a person is innocent? Right now, the person who is an under trial prisoner, अभी उसके ऊपर केस चल रहा है. What if the person is innocent and he has been framed into a unlawful case? एक गलत केस में, एक झूठे केस में उसको फंसाया जा रहा है. उस इंसान की कोई गलती नहीं है, तो स्टिल आप उसको अंडर ट्रायल प्रिजनर मार के उसकी राइट वापस ले लोगे, उसको राइट एक्सरसाइज नहीं करने दोगे. दैट इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड. ठीक है. सो बिसाइड्स अ पर्सन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी बाय लॉ, डिस्पाइट दिस इट डिनाइज एन अंडर ट्रायल द राइट टू वोट बट अलाउज अ डिटेनी द सेम. दैट मीन्स प्रिवेंटिव डिटेंशन में अगर कोई इंसान है, उसको तो आप बोल रहे हो कि तुम जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा है, उसको तो आप कह रहे हो कि ठीक है तुम वोट करो. बट जो इंसान अंडर ट्रायल प्रिजनर है, अभी उसके ऊपर केस साबित ही नहीं हुआ कि उसने कुछ गलत किया है, उससे आप राइट वापस ले रहे हो. ओके. सो दिस प्रोविजन इज वायोलेटिंग द राइट टू इक्वालिटी. The right to vote, Article 326. It is not a reasonable restriction. That is why activists have been criticizing this right. इसीलिए activists criticize कर रहे हैं government के step को. They are saying that under trials should be allowed to vote. The person who is already behind the bars, okay, you are not giving him the right, no issues. But the under trials at least should be allowed to vote. ठीक है. इतनी बात सबको समझ आ गई? If this much is clear, please let me know. Now from the prelims perspective. अब प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हम इसको समझ लेते हैं. व्हाट इज द ग्लोबल प्रैक्टिस इन दिस कॉन्टेक्स्ट? इस कॉन्टेक्स्ट में जो ग्लोबल प्रैक्टिस है वो क्या है? इन यूरोप, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, आयरलैंड, बाल्टिक स्टेट्स, स्पेन, दे ऑलरेडी अलाउ द प्रिजनर वोटिंग. वहां पर जो प्रिजनर्स है ना, वो भी वोट कर सकते हैं. सो अंडरलाइन दिस. दे कैन आस्क यू दिस इन प्रीलिम्स. दे कैन गिव यू द नेम ऑफ द कंट्रीज एंड देन दे विल आस्क यू व्हिच ऑफ दीज कंट्रीज आर अलाउइंग द प्रिजनर्स टू द वोटिंग राइट्स. Okay. Secondly, countries like Romania, Iceland, Netherlands, Slovakia, Luxembourg, Cyprus, Germany, they have opted for a middle path. That means, middle path means ना तो आप exclusive rights दोगे वोट करने का, ना ही आप छीनोगे उस right को. Voting is allowed subject to certain permits and conditions such as quantity of sentence served. So there are certain conditions which are applied and only then the voting rights are given. And one of such condition is how many years had that person served in the jails or behind the bars. कितने years वो इंसान जेल के सलाखों के पीछे रहा है, कितने years की sentence है, उस बेसिस पे डिटरमाइन किया जाएगा कि वो वोट कर सकता है या नहीं. ठीक है. इतनी बात सबको समझ आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं. दैट इज द डीलिमिटेशन कमीशन. Now, when we talk about delimitation commission, every alternative year question on delimitation commission comes. हर alternative year ये question आता है. ठीक है. तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, ये काफी important है. This is very very important, the delimitation commission. Okay, let's study this. इसको पढ़ लेते हैं. So, central government has formed the delimitation commission for the purpose of delimitation of assembly and parliamentary constituencies in the Union Territory of Jammu and Kashmir and states of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur and Nagaland. This was in news. ये जो था टॉपिक, ये न्यूज में था इस वजह से. ठीक है. अब बात आती है व्हाट इज डीलिमिटेशन. ओके, जस्ट राइट द मीनिंग ऑफ डीलिमिटेशन राइट नाउ. ठीक है. सो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डीलिमिटेशन? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. इट इज द प्रोसेस, राइट इट डाउन, इट इज द process of fixing limits or boundaries. It is the process of fixing limits or boundaries of territorial constituencies. ठीक है. in a country or in a nation, आप nation भी लिख सकते हो, country भी लिख सकते हो, to represent. Why? To represent changes in population. For example, if there is a population explosion in a particular state, then the boundaries will be, they will be expanded. For example, population has reduced or decreased in a particular territory, then the boundaries will be shrunk or will be cut short. ओके. तो मान लो किसी स्टेट में या टेरिटरी में पॉपुलेशन बढ़ गया है, तो वहां बाउंड्रीज को एक्सपैंड किया जाएगा, नंबर ऑफ सीट्स को उस हाउस में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एक्सपैंड किया जाएगा. मान लो पॉपुलेशन कम हो गया है, तो बाउंड्री को कम किया जाएगा. ठीक है. यस प्रीतम, वेरी गुड. सो दिस इज नोन एज डीलिमिटेशन. सो एज अ रिजल्ट, राइट इट डाउन, एज अ रिजल्ट, इस बात को प्लीज लिख लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एज अ रिजल्ट of the delimitation process,
of the delimitation process, the number of seats which are allocated to different states. लोकसभा में हर स्टेट को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है ना. You all know that in Lok Sabha every state is given representation. Okay, so as a result of delimitation process, that is cutting the boundary or expanding the boundary of a territory, number of seats allocated to different states in the Lok Sabha and total number of seats in a legislative assembly of a state, LA का मतलब है legislative assembly of a state, can also alter, यानी कि इसको भी चेंज किया जा सकता है. If the territory जो है delimitation process के हिसाब से आप बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो, उस हिसाब से जो लोकसभा में allocation दिए है ना सीट्स के, वो भी कम हो सकते हैं और ज्यादा हो सकते हैं. ठीक है. And the redrawing of the boundaries is based on, जल्दी से बताओ, जब आप बाउंड्रीज को रीड्रॉ करते हो वो किस पे बेस करता है? सेंसस पे. सेंसस इज द पॉपुलेशन काउंट. 2021 का सेंसस होने वाला है ना, दैट इज पॉपुलेशन काउंट. रिमेंबर दिस फॉर प्रीलिम्स. राइट इट डाउन. द रीड्रॉइंग ऑफ, दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन, द रीड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज इज बेस्ड ऑन रीसेंट सेंसस. जो सेंसस किया जाता है रिसेंटली, उस पे बेस्ड होता है कि ये डिलिमिटेशन प्रोसेस कैसे किया जाएगा. ठीक है. एंड द बॉडी दैट डज द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इज कॉल्ड एज डिलिमिटेशन कमीशन. तो डिलिमिटेशन कमीशन क्या है? विच अंडरटेक्स दिस डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, दैट इज डिलिमिटेशन कमीशन. ठीक है. इतनी बात सबको समझ आ गई? तो जल्दी से बताओ. ओके. ठीक है. अब हम बात करते हैं, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डिलिमिटेशन कमीशन. ठीक है. लेट अस स्टडी अबाउट द डिलिमिटेशन कमीशन. Now these are the important pointers for your upcoming prelims. ठीक है. Now it is a high level body. ठीक है. ये एक high level body है. This flow chart is very important. Please make it. ठीक है. It is a high level body and it is set up by, कौन इसको set up करता है? Who rules this body? It is set up by an act of parliament. Act of parliament. ठीक है. इतनी बात सबको समझ आ गई. And who appoints this delimitation commission, इसको अपॉइंट कौन करता है? It is appointed by, write it down, appointed by president of the country. हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो इसको अपॉइंट करते हैं इस कमीशन को. And it works in tandem or in synchronization with, किसके साथ मिलकर काम करता है ये? Write it down. It works in synchronization with इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ठीक है. कितनी बात समझ आ गई? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ये काम करता है. ओके. सो हु आर द मेंबर्स ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन? अब इसके मेंबर्स कौन है? दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. कॉम्पोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बॉडी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स. प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से किसी भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पोजिशन को आपको पढ़ना है. फर्स्ट इन दिस बॉडी वी हैव रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सेकंड वी हैव चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर. एंड थर्ड वी हैव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट्स. SEC मीन्स स्टेट इलेक्टिव कमिश्नर्स ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट्स. सो दीज आर द मेंबर्स ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन. इफ दिस मच इज क्लियर, प्लीज लेट मी नो. ठीक है. नाउ प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव मेड दिस फ्लो चार्ट. करते हैं. Now the question is that how is this delimitation done? This question can come in mains. ये question आपका mains में आ सकता है कि delimitation की कैसे जाती है. ठीक है. So I hope you are making these flowcharts with me. ठीक है. Now the first step is, write it down, after the census, after every census you can say, हर census के बाद, after every census means population count. census का मतलब क्या होता है? population count. So after every census, write it down, the parliament will enact the delimitation act. DLA means delimitation act. Okay. And it is passed as per which article? As per article 82. तो DLA है delimitation act as per article 82. This article is very important for prelims. ठीक है. हर सेंसस के बाद पार्लियामेंट डिलिमिटेशन
एक्ट पास करता है आर्टिकल 82 के मुताबिक, ठीक है। नाउ द सेकेंड स्टेप, राइट इट डाउन, एज पर आर्टिकल 170 के हिसाब से द स्टेट्स, और इसके मुताबिक द स्टेट्स ऑल्सो, राइट इट डाउन, द स्टेट्स ऑल्सो गेट क्लासिफाइड, they also get categorized or they get classified into टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। सभी स्टेट्स जो हैं वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उनको कैटेगराइज कर दिया जाता है, ठीक है, आफ्टर एवरी सेंसस अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर एक्ट, डीलिमिटेशन एक्ट अंडर आर्टिकल 170। तो डीलिमिटेशन एक्ट आर्टिकल 82, पार्लियामेंट इनैक्ट्स दिस एक्ट, then delimitation act article 170, states will be classified into territorial constituencies. Now comes the third step. अब third step क्या होता है, that once the act is enacted, एक बार जब ये एक्ट आर्टिकल 170 के तहत इस एक्ट को इनैक्ट कर दिया जाता है, once it is enacted, then the central government, CG means central government, इसका मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट, it sets up a delimitation commission, ठीक है, डीसी का मतलब है डीलिमिटेशन कमीशन। तो वंस दिस एक्ट इज पास्ड, डीलिमिटेशन एक्ट इज पास्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट सेट्स अप अ डीलिमिटेशन कमीशन, एंड देन द फोर्थ स्टेप क्या है कि ये जो कमीशन है आपका, दिस कमीशन देन एक्सरसाइजेस डीलिमिटेशन, ठीक है। सो these are the 4 steps which are undertaken while the states or the territories are delimited। जब स्टेट्स और टेरिटरीज को डीलिमिट किया जाता है तो ये 4 स्टेप्स हैं जो लिए जाते हैं। इफ दिस मच एवरी पॉइंट इज क्लियर देन लेट मी नो। इतनी बात समझ आ गई सबको तो जल्दी से बताएं। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब एक और क्वेश्चन आ सकता है, दैट क्वेश्चन इज दैट व्हाई इज, द क्वेश्चन कैन बी व्हाई इज डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, why is delimitation of constituencies done? तो ये delimitation किया क्यों जाता है? What can be your answer? तो there are 3 reasons why this delimitation is carried out. 3 reasons है कि क्यों ये delimitation किया जाता है। The first reason is, पहला reason क्या होता है? To have, write it down, equal representation. First reason is to have equal representation for equal segments of population, whether it is the old age people or the youth of the country or the women population or vulnerable people or physically handicapped people. So to have equal representation for equal segments of a population, this delimitation is done based on the census, okay, based on the population count. Second reason is, write it down, to have a fair division, of geographical areas, so that no political party has an undue advantage. कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पॉपुलेशन या कम्युनिटी के नाम पर कोई एडवांटेज ना उठाए इलेक्शन के दौरान, इसीलिए डीलिमिटेशन किया जाता है, ठीक है। दैट इज व्हाई डीलिमिटेशन इज डन, टू हैव अ फेयर डिवीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एरियाज सो दैट नो पॉलिटिकल पार्टी हैज एन अनड्यू एडवांटेज ओवर द अदर्स। मान लो किसी एरिया में वल्नरेबल कम्युनिटी और हैंडीकैप्ड पीपल और जो बुजुर्ग हैं उनका नंबर बहुत ज्यादा है सेंसस के काउंट के अंदर, एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी की टेरिटरी को डीलिमिट नहीं किया गया, ठीक है, the constituency has not been delimited. In that case what will happen, the political parties will take the advantage of these communities in the name of elections, right? That is why to have equal representation of all the communities, of all the age groups, that is why this delimitation is done, so that nobody can take undue advantage of these communities during the election time. And next reason is to adhere to the principle, or to stick to the principle one vote. The principle is one vote one value. इसी वजह से जो डीलिमिटेशन है वो कैरी आउट किया जाता है हमारी कंट्री में रीसेंट सेंसस काउंट के ऊपर, पुराने सेंसस काउंट के ऊपर नहीं, रीसेंट जो पॉपुलेशन काउंट है उसके ऊपर डीलिमिटेशन होता है। These are the 3 reasons why delimitation of constituencies is performed in India.
ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई सभी को? Very important news is judge's recusal. Now it was not just in February, it was in November month also. ठीक है, तो ये जो न्यूज है ना, ये आपके नवंबर मंथ में भी आई थी. अब कोई मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में कि क्यों दिस वाज इन दिस मंथ आल्सो, व्हाई दिस judge's recusal news was in the month of November also, not just in February. Right, questions on the judiciary has been raised by Andhra Pradesh's CM, right, in a letter. So that is why this recusal case was in news. Okay, now the question comes, what do you mean by recusal? See, there is a big difference between rescue and recusal. Rescue matlab bachana. Students sometimes they get confused. Ma'am, recusal means rescue? No, rescue means to safeguard, किसी को protect करना, बचाना. Recusal means, write it down, इसको लिख लो, ये prelims के लिए important है. It is the process of a judge stepping down from presiding, write it down, over a particular case. कोई केस है जिसमें उसका खुद का इंटरेस्ट क्लैश हो रहा है, तो उस केस में वो अपने आप को उस केस से बाहर निकाल सकता है. इन दैट सिचुएशन ही कैन pull himself out from that case in which his own personal interest is clashing with the verdict of the case. So the process of a judge stepping down from presiding over a particular case in which the judge may have a conflict of interest. कोई ऐसा केस जिसमें उसका खुद का इंटरेस्ट आ रहा हो, उस केस में जज अपने आप को इस केस से बाहर निकाल सकता है, रिलीव कर सकता है. So Supreme Court judge recused from hearing a petition against government's move under the Public Safety Act. In the month of February, this article came. February के मंथ में ये आर्टिकल आया था. So what was the story so far? अभी तक स्टोरी थी क्या इसकी? The petition was against government's move to charge former Jammu and Kashmir CM Omar Abdullah under the Public Safety Act. And the petition was filed for issuance of habeas corpus writ, Article 32 सबको याद होगा NCERT, for authorities to produce Mr. Omar Abdullah before the Supreme Court and set him at liberty. And after the Supreme Court judge recused, the case was finally heard by another bench. Now what happens when the judge recuses himself? मान लो जज ने अपने आप को उस केस से बाहर निकाल लिया, तो क्या होगा? The current bench will be dissolved. जो current benches में से एक जज बाहर निकल गया, bench dissolve हो जाएगी. So the case will be transferred to a new bench. एक नए ग्रुप ऑफ जजेस के पास केस चला जाएगा. So what is recusal? Withdrawal of a judge or even a prosecutor or a juror from a case. एक केस से अगर आपको लगता है उस केस में आपका खुद का इंटरेस्ट है या आपका इंटरेस्ट क्लैश हो रहा है, मान लो ये सीएम उमर अब्दुल्ला का केस है, आप नहीं चाहते कि मैं इस केस में किसी भी तरीके का पार्टिसिपेशन रखूं क्योंकि आपका इंटरेस्ट जो है सीएम उमर अब्दुल्ला में है और अगर आप ही उनके खिलाफ इसमें वर्डिक्ट देंगे तो आपका इंटरेस्ट क्लैश हो रहा है. उस केस में आप खुद को रिलीव कर सकते हो, बाहर निकल सकते हो. एंड वन मोर थिंग, you know it's not mandatory to give reason why you are recusing yourself from the case. जरूरी नहीं है कि आप रीजन दो कि मैं क्यों यहां से निकलना चाह रहा हूं. नहीं, once you have said I don't want to participate in the hearing of this case, I do not want to take charge of this case, you will be freed. आप निकल सकते हो. And this point has been criticized. इस point को criticize किया गया है that to maintain transparency in judiciary, the judge should give the reason why he is coming out of the case, why he is not handling the case. तो ये क्रिटिसिज्म इसके ऊपर आया है कि आपको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है, पारदर्शिता मेंटेन करनी है जुडिशरी सिस्टम में, लोगों के कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना है जुडिशरी के ऊपर, तो आपको रीजन देना पड़ेगा कि क्यों आप उस केस को हैंडल नहीं कर रहे हो. ओके, इतनी बात सबको समझ आ गई. सो व्हाट आर द रूल्स ऑन recusal? There are no written rules on recusal of judges. You can just sign a letter of recusal and give it and just declare that I am not going to handle this case anymore. It is left to the discretion of a judge. जज के ऊपर है, आपको नहीं केस हैंडल करना, मत करो, निकल जाओ. Reasons for recusal are not disclosed. आप किसी भी तरीके से कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता. Nobody can force you to disclose the reason. Decision to convey the reasons rest on the conscience of the judge. And at times, parties involved raise apprehensions about a possible conflict of interest. That is why the judge relieves himself. ठीक है, अब होता क्या है, एक बार जज निकल गया, वंस द जज इज आउट ऑफ दैट केस,
Now chief justice has to form a new bench and transfer the case to the new bench. एक बार जज पहले वाला निकल गया, पुरानी बेंच डिसॉल्व हो जाएगी, चीफ जस्टिस क्या करेगा, एक नया बेंच ऑफ जजेस फॉर्म करेगा, उसको वो केस सौंपा जाएगा. नाउ व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ रिक्यूजल? डिले होता है, ठीक है, इन जस्टिस, इन सॉल्विंग द केसेस. ठीक है, तो केस सॉल्व करने में अभी इतने केस पेंडिंग पड़े हैं, राइट, हमारे जुडिशरी के पास. तो इस तरीके के रिक्यूजल से होता क्या है, डिले होता है इन गेटिंग जस्टिस एंड मेकिंग द केस सॉल्व, यानी कि केसेस को फटाफट खत्म करने के लिए, सॉल्व करने में डिले हो जाता है अगर जज बीच में से केस छोड़ के निकल जाता है, बिकॉज अ न्यू बेंच हैज टू टेक टाइम टू स्टडी द न्यू केस, राइट. अब जो नया बेंच बनाया जाएगा उसको टाइम तो लगेगा केस स्टडी करने में, ठीक है. सो दीज आर द रूल्स ऑफ रिक्यूजल. ये है आपके अलग अलग रूल्स एंड द क्रिटिसिज्म ऑफ रिक्यूजल एज वेल. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज पर आते हैं, दैट इज द सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम. This soil health card scheme has been in news since 2017 and even 2017 prelims question paper had a question on this particular news. ये जो न्यूज है ना, ये 2017 से है, आ रही है न्यूज़पेपर में, और प्रीलिम्स में 2017 में क्वेश्चन भी आ चुका है. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगेन इट वाज इन 2020 इन द मंथ ऑफ फेब, तो इसको पढ़ के अच्छे से जाना, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, दैट इज द NPC, soil health card scheme has led to decline of 8 to 10% in use of chemical fertilizers and raised productivity by 5 to 6%. Now what is soil health card scheme? ये soil health card scheme है क्या? It has been in news since 2017 and soil health card, it talks about the health of the soil. ठीक है, Ministry of Agriculture Farmers Welfare introduced the scheme on December 5, 2015. दिसंबर 5, 2015 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था. एंड सॉइल हेल्थ कार्ड, व्हाट इज इट? इट इज लाइक अ रिपोर्ट. जैसे कि आपको आपकी रिपोर्ट कार्ड मिलती थी ना स्कूल में, द स्टूडेंट्स गेट देयर रिपोर्ट कार्ड इन स्कूल्स. इन सेम वे द सॉइल आल्सो हैज अ रिपोर्ट कार्ड एंड दैट रिपोर्ट कार्ड टॉक्स अबाउट द न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ द सॉइल. ठीक है, देयर आर टोटल 12 न्यूट्रिएंट्स व्हिच कैन बी फाउंड इन अ सॉइल एंड all these nutrients, what is the status of these nutrients in the soil, that is reflected in this report card. तो एक particular soil कितनी healthy है, ठीक है, वो मिट्टी कितनी हेल्दी है जिसपे क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, उसका हेल्थ स्टेटस पता चलता है सॉइल हेल्थ कार्ड से. एंड इट इज प्रोवाइडेड टू ऑल द फार्मर्स. अंडरलाइन दिस, द ऑल वर्ड ऑल, इसको प्लीज लिख लेना कि ये सभी फार्मर्स को दिया जाता है. दे कैन कंफ्यूज यू इन प्रीलिम्स, ठीक है, कि ओनली सर्टेन सेक्शन ऑफ फार्मर्स गेट दिस soil health card. No, every farmer in the country gets this soil health card on an interval of 3 years. हर 3 साल बाद एक soil health card दिया जाता है उन्हें. Why this soil health card is given to the farmers also? Because then farmers will also be aware ना of the कंडीशन ऑफ देयर सॉइल. फार्मर्स को कैसे पता चलेगा उनकी मिट्टी की क्या कंडीशन है, कितना न्यूट्रिएंट लेवल है, कितने की जरूरत है. ऑल ऑफ दिस विल बी टोल्ड टू द फार्मर्स, एक्सप्लेन टू द फार्मर्स थ्रू दिस हेल्थ कार्ड एंड देन दे कैन अप्लाई recommended doses of nutrients to the soil to improve the fertility. मिट्टी की फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी को improve करने के लिए soil health card की मदद से वो nutrients दे सकते हैं, ठीक है. And they can also track the status of their soil. It's a field specific detailed report of soil fertility status, and as I have told you, there are different parameters on which the fertility of soil, even the fertility of crop is tested. ठीक है. Now in the first page we studied about NPC, that National Productivity Council. ठीक है, the soil health card scheme, according to NPC, it has shown a decline of 8 to 10% in use of chemical fertilizers. So what is this NPC? ये NPC क्या है? What is its role? इसका role क्या है? It's a national level organization to promote productivity culture in India. India में productivity culture, especially in the sector of agriculture, ठीक है, in the sector of food, in the sector of commerce and industry, to increase the productivity, this organization has been formed and it has been established by Ministry of Commerce and Industry. Now ये आपसे question prelims में पूछा जाता है organization का नाम देकर कि किस ministry ने इसको establish किया. This question is asked in prelims. So Ministry of Commerce and Industry established the NPC, National Productivity Council, in the year 1958. And it's autonomous non-profit organization. ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हो गई.
Now coming on to the next important article, and this is important only from prelims perspective right now. इस वक्त ये prelims perspective से काफी important है. And also you can use this in your GS paper to answer writing. आप इसको governance में use कर सकते हो, e-governance. ठीक है. Now the article is on Santusht portal. So Ministry of Labour and Employment has launched Santusht portal. Santusht means satisfied. संतुष्ट का मतलब क्या होता है? satisfied. To monitor implementation of labor laws at grassroots levels. Rural levels पर जाकर, grassroots levels पर जाकर, to even at the minutest of the organization, to implement the labor laws, this portal has been established so that our labor of India, labor of our country is satisfied. ठीक है, उनके कोई भी राइट्स या कोई भी रूल्स को वायोलेट नहीं किया जा रहा है, उनको सही वेजेस, टाइम पर वेजेस और सही वर्क एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, ये मेक श्योर करने के लिए संतुष्ट पोर्टल ऑन किया गया है. सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? इन ऑर्डर टू क्रिएट ट्रांसपेरेंसी इन द वर्किंग ऑफ आवर कंट्री, to make sure that laws which are passed for the labor, they are being implemented also, they are reaching to the grassroots levels also. So to promote transparency, accountability, effective delivery of public service, implementation of policies, Ministry of Labour and Employment at grassroots level has launched this Santusht portal in order to do the constant monitoring of labor laws. Okay, now ये जो portal है ना, ये पब्लिक ग्रीवेंसेस को सॉल्व करेगा. इफ द पीपल आर कंप्लेनिंग अबाउट द unimplementation or lack of implementation of labor laws, you can complain at this portal. They will look into the matter, they will make sure that the laws are implemented. तो इससे होगा क्या कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की जो भी स्कीम्स होगी वो टाइमली मैनर पे इम्प्लीमेंट होगी, और अगर उसमें कुछ गड़बड़ होती है तो आप कंप्लेन भी डायरेक्टली मिनिस्ट्री को कर सकते हो. ओके, इतनी बात सबको क्लियर हो गई? Okay, now coming on to the next topic, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अवार्ड्स. Now ये जो योजना है, ये पॉलिसी जो है, ये तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, right? This policy is very important because in 2018 a question came in prelims on this policy. 2018 में इस पॉलिसी पे क्वेश्चन आया था, काफी इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट वाज इन न्यूज में था क्या इस पॉलिसी के बारे में फेब के मंथ में? that the states, union territories and districts have been awarded Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana awards by which ministry? Ministry of Women and Child Development. For what? For best performances in the implementation of maternity benefit program since it was created in 2017. तो ये प्रोग्राम 2017 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है. और ये अवार्ड्स क्यों दिए जाते हैं? Why these awards are given? These awards are given in order to encourage the states फॉर बेटर फ्यूचर परफॉर्मेंस, ताकि फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म करे स्टेट्स पॉलिसीज में, स्कीम्स में. इस वजह से ये अवार्ड इंकरेजमेंट अवार्ड्स होते हैं. सो हु वर द बेस्ट परफॉर्मर्स? दिस कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स. ये प्रीलिम्स में आ सकता है, स्पेशली इन 2021. सो द बेस्ट परफॉर्मर्स वर मध्य प्रदेश, देन आंध्र प्रदेश एंड देन हरियाणा. States and union territories having population of less than 1 crore, who were the best performers in that area? Dadar and Nagar Haveli, Himachal Pradesh and Chandigarh. Then those districts having a population of more than 1 crore were also the best performers, like Indore, Kurnool and Assam. And districts having a population of less than 1 crore, Sarchip, which is in Mizoram, Unnane, which is in Himachal Pradesh and Puducherry. तो ये बेस्ट परफॉर्मर्स थे. आपको स्टेट्स पे फोकस करना है. डिस्ट्रिक्ट्स आप अगर नहीं भी याद रख पा रहे हो, नो इश्यूज, बट रिमेंबर द स्टेट्स. ओके, Now one more week is celebrated in this particular program. इस प्रोग्राम में एक और वीक है जो सेलिब्रेट किया जाता है. One more week is there which is celebrated in this program, and that week is मातृ वंदना सप्ताह. मातृ वंदना सप्ताह मीन्स सप्ताह का मतलब होता है वीक. ओके, सो मातृ वंदना सप्ताह was held from 2nd to 8 December 2019. And what was the objective of this saptah? इसका objective क्या था? To increase implementation of the scheme, that is the Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, and create healthy competition among the states. Now, when it comes to awards, the states can also forge the data. अगर अवार्ड्स की बात आती है ना, तो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए स्टेट्स डेटा में गड़बड़ी भी कर सकती हैं. इसलिए इस सप्ताह, इस वीक को लॉन्च किया गया था, सो दैट हेल्दी कंपटीशन इज इनेबल्ड बिटवीन द स्टेट्स एंड द डिस्ट्रिक्ट्स, ताकि स्टेट्स अपने आप को अच्छी पोजीशन दिखाने के लिए कुछ गड़बड़ी ना करें. द थीम ऑफ दिस सप्ताह वाज टुवर्ड्स बिल्डिंग अ हेल्दी नेशन, सुरक्षित जननी विकसित धारिणी.
ठीक है। सो अगर आप थीम भूल भी जाते हो तो नो इश्यूज, दिस इज जस्ट अ बोनस कि आपको याद रहता है तो मेंस में आप बोनस अर्न कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ गई तो फटाफट से बता दीजिए। Okay, now let's start with the economic survey. We will not go deeper into the economic survey because for that we will create another class. उसके लिए हम एक और क्लास तैयार करेंगे, बट हम ऊपर ऊपर से कुछ important points prelims के लिए पढ़ेंगे, but we'll study some important points from the perspective of prelims. Okay, so as you all know that February 2020 is the month of budget and economic survey. आप सभी को पता है। So economic survey has been tabled in the parliament by Union Minister for Finance. तो कौन इसको सामने रखता है पार्लियामेंट के? Union Minister of Finance. Now economic survey is a report. What is economic survey? That can also be asked. ये भी पूछा जा सकता है कि economic survey होता क्या है? It is a report that the government presents. Underline this. It's a report that government presents ऑन द स्टेट ऑफ इकोनॉमी इन द पास्ट 1 ईयर। पिछले एक साल में इकोनॉमी की क्या हालत थी, क्या स्टेट थी, उसको प्रेजेंट किया जाता है इस रिपोर्ट में। व्हाट वर द चैलेंजेस, राइट, देन व्हाट वर द पॉसिबल सॉल्यूशंस, व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू फेस दोस चैलेंजेस। ठीक है, so those are presented in the report and it is a very important document. काफी important document है क्योंकि ये government के vision को दर्शाता है। It shows the vision of the government in regard to the economy of a country. And who prepares it? Again important for prelims. It is prepared by Economic Division of Department of Economic Affairs, which is prepared under the guidance of Chief Economic Advisor, who is currently Dr. Krishnamurthy Subramaniam. तो हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उनकी गाइडेंस में इकोनॉमिक डिवीजन जो है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का जो इकोनॉमिक डिवीजन है वो प्रिपेयर करता है इस रिपोर्ट को। एंड इट नीड्स टू बी नोटेड दैट गवर्नमेंट इज नॉट constitutionally bound to present the economic survey or to follow the recommendations those are made in the survey. constitutionally government के ऊपर फोर्स नहीं किया जा सकता या बाध्य नहीं है कि हम माने इकोनॉमिक सर्वे के रिकमेंडेशन को। ओनली द recommendations are given in the economic survey. ठीक है, सो गवर्नमेंट कैन नॉट बी फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ऑल द रिकमेंडेशन। एक्सेप्ट करना है करे, नहीं करना ना करे। ठीक है, In this year's economic survey ना there was a very interesting topic that was Thalinomics. एक बहुत ही interesting topic था इस year के economic survey में, Thalinomics. The survey makes an attempt to relate economics to common person. That is why Thalinomics. It used this particular term. Thali means plate of food. थाली का मतलब क्या होता है? प्लेट, जिसमें आप खाना खाते हो। ठीक है, so affordability of thalis vis-a-vis a day's pay of a worker which is equal to a day's pay of worker has improved over time, indicating improved welfare of the common person. This was highlighted in economic survey. तो इकोनॉमिक सर्वे में ये हाईलाइट किया गया कि हम थालीनॉमिक्स को स्टडी करेंगे, यानी कि एक इंसान अपनी प्लेट ऑफ फूड जो है वो अफोर्ड एक दिन में कर सकता है या नहीं कर सकता, या कितने की थाली वो अफोर्ड कर सकता है। और इस इकोनॉमिक सर्वे में ये इंडिकेट किया कि हम कॉमन इंसान जो है, आम आदमी जो है, उसका वेलफेयर इंक्रीज हुआ है लास्ट एक साल में, यानी कि उसकी कैपेबिलिटी टू अफोर्ड अ प्लेट ऑफ फूड हैज इंक्रीज्ड इन द लास्ट 1 ईयर. दिस वाज हाईलाइटेड. Okay, now this year's economic survey also focused on not just a common man but also focused on wealth creation, and the more importantly it focused on startup इकोसिस्टम के ऊपर इस साल इकोनॉमिक सर्वे ने फोकस किया है. दैट वेल्थ क्रिएशन कैन बी डन बाय एम्पावरिंग द ग्रास रूट एंटरप्रेन्योर्स. जितने भी ग्रास रूट लेवल पे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी आइडियाज हैं, उनके इनोवेशंस हैं, उसको हम फ्यूल कर सकते हैं. गवर्नमेंट उसको फंड करके इकोनॉमी में वेल्थ क्रिएट कर सकती है इनडायरेक्टली विया दी एंटरप्रेन्योर्स. एंड इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम वी शुड हैव एन हेल्दी कॉम्पिटिटिव मार्केट. हमारा कम से कम एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव मार्केट होना चाहिए. सो वी हैव टू प्रमोट प्रो बिजनेस पॉलिसीज. प्रो बिजनेस मीन्स पॉलिसीज दैट सपोर्ट बिजनेस, दैट सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप. इतनी बात सबको समझ आ गई या नहीं? जल्दी से बताएं. दिस मच इज क्लियर. इतनी बात क्लियर हो गई सबको? ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड. नाउ ब्लू डॉट नेटवर्क के ऊपर क्वेश्चन काफी बार आ चुका है. ठीक है, क्वेश्चन ऑन ब्लू डॉट दिस पर्टिकुलर नेटवर्क केम इन 2019 ऑल्सो. तो दैट इज वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी इट. तो अब देखो, ये आपका प्रैक्टिस एमसीक्यू है जो आपको ट्राई करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को. ठीक है,
नाउ ब्लू डॉट नेटवर्क की जब हम बात करते हैं, इट इज अ यूएस लेड कोलैबोरेशन विद ऑस्ट्रेलिया एंड जापान that supports private sector led infrastructure financing opportunities. जितनी भी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा तैयार की गई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, अगर किसी प्राइवेट सेक्टर को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे चाइना का है, वैसे यूएस के प्राइवेट कंपनी को या ऑस्ट्रेलिया की प्राइवेट कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कोई इनिशिएटिव स्टार्ट करना है, तो यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान ब्लू डॉट नेटवर्क के थ्रू उस आइडिया को फाइनेंस करेंगे, उस आइडिया में फंड करेंगे, उसको फंडिंग देंगे, ठीक है। सो आंसर दिस क्वेश्चन. So the correct answer to this question is, इस question का correct answer क्या होगा? Blue Dot Networks, recently seen in news, is a global alliance for beaches certification, infrastructure development, 5G connectivity और patents regulation. Correct answer in this case will be, इस case में जो आपका correct answer वो होगा infrastructure development. ठीक है? Correct answer will be infrastructure development. Because US, ऑस्ट्रेलिया, जापान तीनों कंट्रीज मिलकर प्राइवेट सेक्टर को फाइनेंसिंग हेल्प देंगी ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर अपना तैयार कर सके किसी भी कंट्री में. नाउ इट इज इन रिएक्शन टू द चाइनाज BRI इनिशिएटिव. चाइना जो अकेले BRI इनिशिएटिव लॉन्च कर रहा है ना, उसी का आप बोल सकते हो जवाब है ये ब्लू डॉट नेटवर्क. ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन BRI, चाइनाज BRI एंड ब्लू डॉट? अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड दैट. The former, that is BRI, involves direct financing. It gives countries in need immediate short-term relief. The latter is not a direct financing initiative, therefore may not be what some developing countries need. तो BRI है वो direct financing है. Blue Dot, it is indirect financing, you can say. Directly the countries who are in need of funds to develop infrastructure may not receive the funds from Blue Dot. ठीक है. The question is whether Blue Dot offering first world solutions to the third world countries or not. ठीक है, because it's a grouping of US, Japan and Australia. अब ये तो US, जापान और ऑस्ट्रेलिया की ग्रुपिंग है, तो जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को फाइनेंसिंग सोल्यूशंस या हेल्प देगी या नहीं देगी? कंट्रीज लाइक इंडिया, कंट्रीज लाइक म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका. ठीक है. सेकेंडली, ब्लू डॉट विल रिक्वायर कोऑर्डिनेशन अमंग मल्टीपल स्टेक होल्डर्स व्हेन इट कम्स टू ग्रेडिंग प्रोजेक्ट्स. Grading project is necessary. Why it is necessary? Because when you start any infrastructural project, ठीक है, we have to look into the environmental clearances also, whether this project is harmful for the environment or safe for the environment. क्या इसका कुछ गलत impact तो नहीं पड़ेगा environment के ऊपर? ठीक है, ये भी देखना होता है. Always remember, when you are investing ना, जब आप इन्वेस्ट करने लगोगे किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे, तो आपको चेक करना होगा कि आज से 5 साल बाद या आज से 10 साल बाद इसका कोई एडवर्स इम्पैक्ट तो नहीं आने वाला एनवायरनमेंट पे या सिटीजन्स पे. ठीक है, आसपास रहने वाले लोगों पर. उसी के बेसिस पे आप इन्वेस्ट आज कर सकते हो, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है वो लॉस में चला जाए. ठीक है. सो इन दिस प्रोजेक्ट, इन ब्लू डॉट प्रोजेक्ट, इफ यू नीड टू गिव फाइनेंस टू द इंफ्रास्ट्रक्चर planning or innovation of certain private enterprises, you need to go involve major stakeholders. Stakeholders means different parties who can study the profitability of this project in which you are trying to invest. ठीक है. राइट नाउ देयर आर नो मेजर स्टेक होल्डर्स, बट अगर आपको ब्लू डॉट को एक सक्सेस बनाना है यूएस को, तो उसमें काफी पार्टीज, काफी इन्वायरमेंटलिस्ट को ऐड करना पड़ेगा, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को भी ऐड करना पड़ेगा प्रोजेक्ट को ग्रेड करने के लिए, सो दैट पीपल कैन इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट. ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ गई? यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया है सबको? ओके. Now there is a very important topic that we are going to cover. बहुत ही important topic जो हम cover करने जा रहे हैं, जो कि है classical swine fever vaccine, which was in news in the month of February. Classical swine fever vaccine. Now first of all the question is, what is this classical swine fever? ये जो fever है ये क्या है? अब ये कौन सी नई बला है? What is this new fever? हॉक कॉलेरा और क्लासिकल स्वाइन फीवर, इसको हम हॉक कॉलेरा भी बोलते हैं. प्लीज राइट इट डाउन. दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स. इट इज अ वेरी कंटेजियस वायरल डिजीज ऑफ डोमेस्टिक एंड वाइल्ड स्वाइन. स्वाइन मतलब पिग भी होता है, राइट? तो ये बहुत ही डेंजरस, कंटेजियस यानी कि फैलने वाली वायरल डिजीज है. एंड इट स्प्रेड्स फ्रॉम डोमेस्टिक एंड वाइल्ड स्वाइन और पिग. And it happens due to the viruses that bring viral diarrhea in pigs and ailments in sheep. The disease does not harm humans,
बट इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैव टू बी फॉलोड। इस डिजीज में अभी तक ऐसा तो नहीं पता चला है कि ये इंसानों के लिए खतरनाक है। ये शीप और पिग्स को अफेक्ट करती है। इट अफेक्ट्स द शीप्स एंड द पिग। There are no such claims that it is affecting the humans also, but still precautions have to be taken by humans also. You never know. So the live attenuated classical swine fever vaccine technology, which is developed by Indian Veterinary Research Institute, has been released now. तो इसको फाइट करने के लिए एक वैक्सीन टेक्नोलॉजी इंडिया ने रिलीज की है. इट हैज बीन रिलीज्ड बाय IVRI, and this live attenuated vaccine, that is the LAV, these are vaccines prepared from the living microorganism. What are the living microorganism? They can ask you this also in prelims. Those are viruses and bacteria. जो living microorganism होते हैं ना, उनको हम बैक्टीरिया या वायरस भी कहते हैं. So it is prepared from these viruses and bacteria that have been weakened under the laboratory conditions. तो जो भी वायरस जो है या बैक्टीरिया जो है जो इस फीवर को अफेक्ट करता है, उसको वीक करके लैब कंडीशंस में वैक्सीन में इस्तेमाल किया जाएगा. एंड वैक्सीन्स आर व्हाट? दे विल नॉट किल ऑफ एनीथिंग इन योर बॉडी. दे विल प्रिपेयर योर इम्यूनिटी टू फेस द वायरस, द रियल थ्रेट. आपके बॉडी को की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, यानी कि प्रिपेयर करेगा. जैसे मान लो कोरोना वायरस का वैक्सीन आ रहा है, तो उसमें क्या होगा? कोरोना वायरस का एक बहुत वीक, बहुत ही कमजोर स्ट्रेन आपकी बॉडी में डाला जाएगा, ताकि आपकी इम्यूनिटी उसे फाइट करने के लिए स्ट्रांग हो जाए, ताकि अगर किसी तरीके का वायरस आपकी बॉडी में आता है बाहर से, तो उसको फाइट कर सके आपके इम्यूनिटी बूस्टर्स, जो भी आपके इम्यूनिटी सेल्स हैं, वो उससे फाइट कर सकें, क्योंकि उनको पता होगा पहले से कि हमें कैसे डील करना है इस वायरस के साथ. तो दिस वैक्सीन, एनी वैक्सीन प्रिपेयर्स यू टू फाइट विद एनी काइंड ऑफ फ्यूचर डिजीज और वायरस, ठीक है, विच कैन एंटर योर बॉडी. ठीक है, उसी का एक वीक वर्जन आपकी बॉडी में डाला जाता है वैक्सीन के थ्रू, जिससे आप प्रिपेयर हो जाओ अगर वो वैक्सीन वो वायरस रियल में आपकी बॉडी पे अटैक करता है तो. ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई सबको? ओके, तो ये था आज का आपका सेशन. आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो. डोंट वरी अबाउट द PDF. यू विल बी गेटिंग द PDF ऑन माय टेलीग्राम चैनल सिंप्लीफाइंग UPSC विद ईज. टेलीग्राम चैनल का ये नाम है, सिंप्लीफाइंग UPSC विद ईज. यहाँ पर आपको क्लास का पूरा डिटेल्ड PDF मिल जाएगा. ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल, और PDF भी वहां से आप ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, on this note we are wrapping up the session. Thank you everyone for participating in the class.